हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि कल हम लोगों ने सेशन में कवर किया था, आज हम उसके आगे आगे के टॉपिक्स का कवर करेंगे। होप आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में और भी लोग जुड़ेंगे जो कल हमें लाइव देख रहे थे, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज हम दो मेन मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है डिजिटल सेफ्टी। आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो क्लियर तो प्लीज़ कमेंट में लिखें क्लियर, सो दैट मुझे पता रहेगा कि आप और मैं दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में बात कर पा रहे हैं। दो तीन लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था, पहले उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग नए लोग भी इस वीडियो सेशन में जुड़ने वाले हैं आज। तो पहले थोड़ा कल के बारे में हम बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जो कवर किया था बेसिक हिस्ट्री देखी थी कि कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और करंट कंडीशन, करंट सिनेरियो क्या है, आगे आने वाले टाइम में कोरोना का क्या कंडीशन रहने वाली है और बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट वो करने वाली है। बिजनेस के अलावा हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की थी कल कि किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह ब्रेकअप हो गया है या पॉज स्टेट में चला गया है। कैसे हमको उसको यूटिलाइज़ करना है, टाइम को यूटिलाइज़ करना है, और कैसे हम जो अभी हमें एक पॉज मिला है उसको यूटिलाइज़ करके, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सबको वो टाइम ड्यूरेशन में क्या करने के लिए एक बेनिफिट निकालना है, डिजिटली कैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। कल हम लोगों ने जूम के बारे में थोड़ी बात करी थी, जूम के कुछ अल्टरनेटिव्स भी डिस्कस किए थे। एक पॉइंट काफ़ी निकल के आया सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आज उसको हमने एक अलग से एक टॉपिक में डाल दिया है कि डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल सिक्योरिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कल अधूरा था आज हम उसे पूरा करेंगे, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हमें अपने ऑफलाइन बिजनेसेस, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ और ऑफलाइन वर्क को कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह सकते हैं उसको मूव करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जिससे कि हम इस ऐसी सिचुएशन के साथ फाइट आउट कर सकें, लड़ सकें, और आगे आने वाले टाइम में जो कि दिख रहा है कि अभी एक साल तक यही स्थिति रहने वाली है। चाहे कल भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो ऑलरेडी इसका दवाइयाँ जिस पे जो वैक्सीनेशन है या जो भी उस पर इन्वेंशन है वो हो चुके हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक कंपनी, सिंगापुर की कंपनी है, एक ब्रिटेन की कंपनी है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, और शायद हो सकता है कि जल्दी वो उस पर मेडिसिन मार्केट में लॉन्च भी कर दे। बट प्रैक्टिकली बात यह है कि इसको लाइव आते आते हमारे तक पहुंचते पहुंचते कई महीने, कई साल, एक आध साल मिनिमम लग ही जाएगा। तब तक हम क्या करें, तब तक हम कैसे सरवाइव करें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। कि तब तक कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक मैं आज के टॉपिक से एक बार निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप और मैं या हम लोग डिजिटली चीज़ों का इस्तेमाल करके या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी डेली लाइफ को रूटीन में रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप या हम उसका इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो या कोई भी सेक्टर हो, उसको रनिंग कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर की। कल भी हमने एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी बात की थी। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो तीन मेन कॉलम्स हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं। एक है स्टूडेंट साइड, एक है टीचिंग मैनेजमेंट साइड। पहले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है या क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करना है आने वाले टाइम में। तो
अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अभी शायद सबसे बेकार टाइम उन लोगों के लिए चल रहा है कि उन्हें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने आज 1-2 दिन में रिसर्च करके निकाली हैं और काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं जल्दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर भी काम कर रही है, चार्डी मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। तो उन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया है कि आप अपना जो पैटर्न था, अभी पैटर्न जो है उसको तो आप भूल जाओ, अभी जो पैटर्न था उस पैटर्न के अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ या इम्प्लीमेंटेशन तरीके या एजुकेशन सिस्टम में ऐसे मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दें जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो एजुकेशन ले पाए, चाहे वो घर बैठे ले, चाहे वो आके ले। ठीक है, कुछ ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर चुके हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग हो गया या फिर असाइनमेंट हो गया या, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है वो है प्रैक्टिकल। अब अगर मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात करूं तो बिना प्रैक्टिकल के पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस तो चलो ठीक है, आपने डिजिटली उसको कनेक्ट कर दिया और आपने ट्रेनिंग दे दी। आईटी स्टूडेंट हो गए, सिविल हो गया, जो कोर प्रैक्टिकल ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग में, उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे। जब तक बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेगा नहीं। तो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा स्ट्रीम खड़ा होने वाला है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी अगर हम गेमिंग की बात करें, गेमिंग मार्केट में या गेमिंग वर्टिकल में ऑगमेंटेड रियलिटी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आपको प्रैक्टिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी जगह पे बैठे बैठे उस चीज़ को प्रॉपरली फील कर सकते हैं। फील इज़ जस्ट लाइक सेंसेस, राइट। तो अगर ह्यूमन सेंसेस को कंट्रोल करके कोई सोल्यूशन ऐसा बनाया जाए, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा मार्केट है। वो मार्केट जो है कि उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो अगर वो मार्केट पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करना स्टार्ट कर दे तो मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम जो अभी काम कर रहा है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप आर्किटेक्ट लेवल पे बात करते हैं, आप एमबीबीएस या मेडिकल लाइन की बात करते हैं, सब जगह ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है आने वाले टाइम में। और शायद आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद कुछ महीने, 1-8 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके करिकुलम के अंदर इस तरह के सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अभी जो सेशन निकल गया या अभी जो सेशन चल रहा है, यहाँ हम पॉसिबल नहीं ले सकते कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन बात यह है कि उसको जल्दी ही उस तरह से इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया गया तो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हम आने वाले टाइम में किस तरह की टेक्नोलॉजी अपकमिंग हैं या किस तरह की चांसेस हैं। अगर एज ए स्टूडेंट मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे कुछ सीखना है, तो क्या चांसेस हैं या क्या तरीके हैं जो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अभी तक क्या था कि हम कॉलेजेस या एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जो भी पढ़ाई होती थी वो ऑफलाइन फोकस करते थे, उसी के लिए तैयारी करते थे, प्रिपरेशन करते थे। अब एक बहुत बड़ा मार्केट चेंज होने वाला है। अगर चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो जितना भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था फिज़िकली एडमिशन लेने के लिए। अगर वो वर्चुअली हो रहा है तो कोई लिमिट्स तो है नहीं सीट्स की कि मेरे पास कॉलेज है या मैं इतने ही बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मैं लेक्चर दे रहा हूँ एक को, अगर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन 10-12 लोग, 15 लोग जो भी सुन रहे हैं या 100 लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो एक बार डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं ये कंट्रोल नहीं है। फिज़िकली ये होता था कि मेरे पास कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस फिक्स हैं, सीट्स फिक्स हैं, तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था क्योंकि मेरे को उस फिज़िकल सीट की ज़रूरत है। अगर सिस्टम ऑनलाइन हो गए, अगर कॉलेजेस ऑनलाइन आ गए, तो आप सोचो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए होगा
कि से केवल वो एडमिशन दे दे कॉलेज में, सीट्स के लिए नहीं होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होने वाला है कि मैं यहाँ बैठे बैठे, अभी मेरा एक्सेस है कि अगर मैं कोचिंग लगाता हूँ तो शायद ग्वालियर या उसके आसपास के एरिया की कोचिंग लगाऊंगा या जो मेरा रेंज में है वहाँ जाऊँगा। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम्स एक्टिवेट होने के बाद मेरा स्कोप खुल जाएगा। मैं यहाँ से इंडिया के किसी भी लोकेशन पे पढ़ सकता हूँ, किसी भी फैकल्टी के कंटेंट को कंज्यूम कर सकता हूँ, तो जो स्कोप है वो इंक्रीज़ हो गया। एक और फ़ायदा होगा, जो टियर 3 या जो विलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे माइग्रेट होकर छोटे शहरों में आते हैं या बड़े शहरों में आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ रुकते हैं, उनका खर्चा होता है और सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक उस पर ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि अगर एक अच्छा टीचर पूरा डिजिटली सेटअप के साथ पढ़ा रहा है तो बच्चा चाहे शहर में रह रहा हो या वो अपने गांव में ही रह के पढ़ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे माइग्रेशन रुक जाएगा। माइग्रेशन, क्योंकि ये स्थिति ऐसी तो रहने वाली नहीं है कि सब लॉकडाउन रहेगा अगले 6 महीने 1 साल के बाद, कभी तो खुलेगा। खुलने के बाद फिर माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो लोग वापस चले गए हैं वो फिर से वापस आएंगे। तो बेटर है कि एजुकेशन सिस्टम को इस समय डिजिटलाइज कर दिया जाए। और ये एक अच्छी बात है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है या लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, इस पर सारे टीचर्स, सारे इंस्टीट्यूट, सारी कोचिंग्स काम कर रही हैं। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर हम कुछ ना कुछ डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, या जो फिज़िकल एक्टिविटी है या जो फिज़िकल इंटरेक्शन है उसको कम से कम कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में सरवाइव किया जा सके। कल 2-3 क्वेश्चन और रेज़ हुए थे कि अगर स्कूल्स की बात की जाए तो प्राइमरी या उससे ऊपर के स्कूल्स तो हो गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्री स्कूल हो या छोटे स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें तो आपको बिना बच्चों की एक्टिविटी के आप नहीं चल सकते। तो एक बहुत बड़ा रोल है जो शायद यूएस के स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा प्रचलन में है। यूएस में कई सालों से, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से स्कूल्स जो हैं वो डिजिटली चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्री स्कूल कॉन्सेप्ट है कि हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब वो माइंडसेट पेरेंट्स को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो या मीडियोकर हो, बड़ा हो, तो वो स्कूल तो उसे इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी कराने के लिए आपको उसके साथ अब बैठना पड़ेगा, जो शायद अभी तक उतना ध्यान लोग पेरेंट्स नहीं दे रहे थे अपनी लाइफ की वजह से। अब पेरेंट भी घर में ही है, उन्हें भी घर में ही रहना है, उन्हें भी अपना काम घर से ही करना है। तो लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है सारी, लोगों का जो रहन सहन तरीका है वो चेंज होने वाला है। लोग आपस में जुड़ के ज़्यादा रहने वाले हैं। पहले अगर एक फैमिली में 7-8 लोग हैं तो वो 7-8 लोग अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमको अपने घर में रह के अपने काम के साथ साथ दूसरे के काम में भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात एजुकेशन सेक्टर में की जाए तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता दिया कि आपको पढ़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप वीडियो को देख के उसके कंटेंट को समझ के चीज़ों को सीख सकें। अभी तक बुक होती थी, नोट्स होते थे। ऑनलाइन चीज़ों को सीखना और ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना, दोनों ही जो पहले से हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से बच्चे ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कॉलेजेस हो या स्कूल्स हों, वो ऑलरेडी उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं करते थे, अब वो स्कोप खुल गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले लिमिटेड स्कोप था। अगर मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ तो मेरा जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। उस लिमिटेड स्कोप के अंदर ही मेरे को पढ़ाना है, बच्चों को मार्केट करना है, उनको अपने यहाँ एडमिशन दिलाना है। अब अगर डिजिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई भी इस पर कुछ ना कुछ लेकर आने वाली है, जो भी एफिलिएशन है, या हो सकता है कि एक नया कॉन्सेप्ट आ जाए कि भाई आप स्कूल मत खोलो, आप वर्चुअल स्कूल खोल लो, वर्चुअल क्लासेस लगा लो, ठीक है। टीचर्स हो सकते हैं जो पहले फुल टाइम करते थे, अब वो एक ही टीचर 4 स्कूल में वर्चुअली पढ़ा रहा है। जैसे मैथ्स का टीचर हूँ सपोज़ मैं, और मैं एक इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर मैथ्स क्लासेस लेता था 8 से लेकर 12 तक। मेरा टाइम फिक्स था, मेरी सैलरी फिक्स थी, वो स्कोप मेरा फिक्स था। लेकिन
अब क्या है, क्योंकि मुझे घर में बैठना है, मैंने कंटेंट रिकॉर्ड कर लिए, कंटेंट क्रिएट कर लिए और स्कूल से टाई अप कर लिया कि ठीक है मेरे कंटेंट आप यूज़ कर लो, ठीक है आपके स्टूडेंट मेरे कंटेंट से पढ़ेंगे। मैं वीक में एक दिन आके सेशन ले लूँगा ऑनलाइन, यहाँ पे बच्चों के डाउट्स पूछ लूँगा। ओबियसली सैलरी मेरे को वो उतनी नहीं देंगे, लेकिन मेरा स्कोप बढ़ गया। अब मैं 4 स्कूल्स में सेम टाई अप कर सकता हूँ, ठीक है। स्कूल का कॉस्ट कम हो गया। स्कूल पहले एक टीचर को जो कॉस्ट दे रहा था उससे 1/4 कॉस्ट में वो टीचर मिल जाएगा उसको कंटेंट के साथ। वो जो बिल्डिंग पे खर्च करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते थे, वो कम इंफ्रास्ट्रक्चर से भी काम चला सकेंगे। तो सीबीएसई हो या लोकल बोर्ड्स हो, उनको भी अब इस पॉइंट पे सोचना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। अच्छा, अब बात आती कोचिंग्स की और ट्यूशन्स की, उनका क्या होगा। तो एक बात तो तय है कि अब जो स्टैंडर्ड कंटेंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अच्छा इस्तेमाल करेगा वो मार्केट में रहेगा। पहले ये होता था कि मेरे घर के पास कोई टीचर है, मेरे जान पहचान वाला कोई टीचर है, तो चल जाता था मेरा काम। लेकिन अब बच्चे के पास ऑप्शन है, आपके पास, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अब अपने कॉलोनी, अपने आसपास के टीचर से ना पढ़ के दिल्ली के किसी टीचर से पढ़ लूँगा। उसकी कॉस्ट और मेरे पास में जो टीचर उसकी कॉस्ट सेम है, तो वो तो ऑलरेडी अपग्रेडेड है, वो दिल्ली में उसने अच्छा खासा डिजिटल सेटअप करके रखा है। तो मेरे पास में जो टीचर है उसको भी अपग्रेड होना पड़ेगा ताकि दिल्ली का स्टूडेंट उससे पढ़ ले। तो ऐसा नहीं है स्कोप ख़त्म होने वाला है, स्कोप तो रहेगा। टीचर्स की काउंट बहुत लिमिटेड है। एक मिथ है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है। अगर रेशो वाइज देखा जाए तो एक टीचर के ऊपर औसतन 1,500 से 2,000 बच्चे आते हैं। प्रॉब्लम है कि हम वो 1,500 बच्चों तक पहुंच नहीं पाते, रीच नहीं पहुंच पाती हमारी। तो सारे बच्चे वो कुछ गिने चुने टीचर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाने से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने से वो मार्केट खुल जाएगा। सबके पास चांस होगा कि वो पूरी उस मेजॉरिटी को ग्रैब कर सकें, और बच्चों के पास ये चांस होगा कि वो हर टीचर को टेस्ट कर सकें, हर लोकेशन, हर जगह का, ठीक है। क्वालिटी आ जाएगी, एजुकेशन में क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब आप डिजिटली पढ़ाओगे तो बच्चा आप पे भी पढ़ेगा, 10 जगह और कंपेयर करेगा। तो आपको कंटेंट जो है, आपको जो सिलेबस है या जो आपकी स्टडी प्रिपरेशन है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। अभी तक काम चल जाता था, लेकिन अगर सपोज़ बायजूस का मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और मुझे उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं किसी लोकल टीचर को भी ट्राई करूँगा, और अगर उसकी स्टैंडर्ड बायजूस के टीचर के स्टैंडर्ड किससे मैच हो रहा है तो हो सकता है मैं बायजूस को छोड़ के वो लोकल टीचर से पढ़ाई कर लूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन सेक्टर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर किसी के डाउट्स हैं प्लीज़ तो आप कमेंट में डालते जाएं, मैं साथ साथ उसको लेता जाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाद में भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी लिख के डाल दें, मेरी टीम उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी बाद में। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दे दूं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, चलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कीवर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, ठीक है, मगर प्रैक्टिकली लोग कैसे समझें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कोई भी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका डेली लाइफ हो, अगर उसमें टेक्नोलॉजी आ रही है, वो डिजिटली कन्वर्ट हो रही है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप जो भी डिलीवर कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन के अलावा बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी चेन है, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी पूरा पैटर्न है, अभी क्या होता था कि फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे अभी कल एक न्यूज़ आई है कि चाइना की में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का ये मानना है कि चाइना में इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटी फ्यूचर में होती रहेंगी तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा, तो हमें कोई अल्टरनेटिव कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे चीज़ें स्टेबल हैं। तो एक अच्छी बात है कि दुनिया में अभी सबसे स्टेबल अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ बहुत काम आने वाला है। जैसे सपोज एक अगर इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो इंडस्ट्री में 60% स्टाफ तो लेबर वाला होता है जो कोर वर्क करता है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है मशीन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो स्टाफ की जगह पे रोबोटिक्स आ जाएगा, जहाँ इंडस्ट्री में रोबोटिक्स पहले से था।
पहले से जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन स्कोप इंक्रीज़ होगा। अब रोबोटिक्स इनोवेशन का स्कोप बढ़ गया। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे, अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, तो आपको इंसानों को रखना पड़ेगा। इंसानों को रखने में चांस रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपका शटडाउन होता है तो पूरा काम बंद हो जाता है। अब मान के चलो अगर किसी फैक्ट्री में 2000 लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब वो 2000 लोगों के द्वारा जो भी चीज़ बन रही है पर डे या पर मंथ, वॉटेवर, जो भी कंस्ट्रक्शन हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर उनको हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर दें, रोबोटिक्स या ऑटोमेटिक मशीनरी में कन्वर्ट कर दें, तो वो हज़ारों की जगह शायद कुछ 100 लोग या 200 लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि चलो वो 200 लोग तो ठीक है, आप किसी तरह उनकी सेफ्टी अश्योर करके और आप अपनी फैक्ट्री चला सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे? तो वो एक एग्जांपल ये है कि अभी जो मार्केट है, जैसे अभी फ़ोन में मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं हुई है, फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन आपने कल ही देखा होगा, गवर्नमेंट कह रही है ई कॉमर्स से आप फ़ोन्स खरीद सकते हो, ये सब खरीद सकते हो। दैट मीन्स हर फ़ोन मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी सेल्स मार्केटिंग कर रही है, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग हालांकि हमारा एक क्वेश्चन आया है, ऑल राउंड डेवलपमेंट द स्टूडेंट लाइक सोशलाइजेशन विद डिफरेंट एज ग्रुप एंड वी हैव वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इज इट पॉसिबल टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, प्लीज़ ट्राई टू पुट अ स्मॉल क्वेश्चंस, क्योंकि वो लेंदी हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है बीच में। तो कुणाल का क्वेश्चन आया है, थोड़ी देर में मैं उस पर भी आऊँगा, तब तक एक कवर कर लेते हैं हम। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें क्या चेंज आने वाला है, चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। जो भी इंडस्ट्री पूरी तरह ह्यूमन बेस्ड थी वो नहीं सर्वाइव करेगी, उनको डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस कन्वर्जन करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा उनका बिजनेस ठप्प हो जाएगा, नंबर 1। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर मैं बात करूं तो सेल्फ बिजनेसेस जो हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो स्टार्टअप्स खोलना चाहते थे, या स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। कोई भी स्टार्टअप अगर इस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि अब पूरा बिजनेस मॉडल चेंज होने वाला है। अब वो बिजनेस मॉडल नहीं रहेगा जो आप एक ऑफलाइन बिजनेस के पर्सपेक्टिव में चलाते थे। अब पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम में आप प्लीज़, अगर कोई मेरी टीम से इस पेज पे है तो जो क्वेश्चंस दूसरे पेजेस पे आ रहे हैं वो कॉपी करके यहाँ डालते जाएं, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ अपना ही पेज दिख रहा है, कंपनी पेज दिख रहा है, यहीं पे मेरे को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो बाकी पेजेस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझे यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसको यहाँ पे पेस्ट करते जाएँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी इसके अलावा, मतलब इस अभी जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो जो है, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भी अडॉप्ट कर लेगा वो सरवाइव कर जाएगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ठीक है। दूसरा, हम लोगों को अब सीखने की भी ज़रूरत आ गई है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, किसी भी डोमेन का बंदा हो, किसी भी एरिया का बंदा हो, उसको कुछ चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। एक तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, उनको वो चीज़ें नहीं पता। इवन आप में और मेरे में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटली उतने, अभी मैं कहूँगा कि परफेक्ट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ, ठीक है। एक कोर बिजनेसमैन को नहीं पता कि मेरे को अपना पूरा बिजनेस मॉडल डिजिटल कैसे करना है, ठीक है, या मैं कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ। तो एक स्कोप आ गया स्टार्टअप्स के लिए कि अगर वो इस तरह की सर्विसेज दे पाते हैं लोगों को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग देते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स का स्कोप बढ़ गया है। अब हर आदमी डिजिटली होना चाह रहा है, तो उसको डिजिटल अगर मार्केट में आना है तो उसको मार्केट भी करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इंक्रीज़ हो गया। तो जितने भी स्टार्टअप हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अपना स्टार्टअप खोलूँगा या कुछ करूँगा, तो उनके लिए ये बहुत सही टाइम है कि अगर वो किसी भी ऐसे यूज़ केस पे काम करते हैं जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है करंट सिनेरियो में, मैं नॉर्मल सिनेरियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट सिनेरियो में। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया था किसी स्टार्टअप ने, हालांकि वो
गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन ऐसे आइडियाज़ जो आपकी करंट प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप सर्वाइव कर जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक ऑफ़र लॉन्च किया है कि अगर कोई स्टार्टअप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन लेके आता है अपना, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल सही है और सटीक है तो 1 करोड़ का शायद वो इन्वेस्टमेंट देने को तैयार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में सबसे बड़ा एक स्कोप है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि हेल्थ केयर में अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि हॉस्पिटल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, मास्क नहीं है, मेडिसिन नहीं है। कितना स्कोप है अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ इन्वेंट करते हैं, छोटी सी चीज़ भी अगर आप इन्वेंट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली अटैक करती है, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, तो आपके पास कितना बिजनेस स्कोप आ गया। और इस समय अगर आप ऐसा कुछ बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली तो नहीं, आपको वैसी परमिशंस इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। गवर्नमेंट तुरंत परमिट कर देगी, अलाउ कर देगी आपको बनाने के लिए, देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बिजनेसेस की बात कर रहा था मैं, तो जैसे सेल्फ बिजनेसेस हैं, छोटा बिजनेसमैन जिसके कहेंगे, जैसे कोई अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, किराने का व्यापार हो, सर्विसेज प्रोवाइड करता हो किसी चीज़ की, ठीक है, या कोई भी एक शॉप हो उसकी छोटी सी। तो एक चीज़ को समझना पड़ेगा हमको, कनाडा हो या यूके हो, ठीक है, वहाँ की कंट्रीज़ में ऐसे बिजनेसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने आज से 10 साल या 15 साल पहले ही चीज़ों को डिजिटलाइज़ कर दिया था। डिजिटलाइज़ करने का मतलब वहाँ आपके छोटे से एरिया में भी जाओगे, छोटे गांव में या छोटे टाउनशिप में भी जाओगे, तो वहाँ पे भी जो छोटा एक शॉपकीपर है, वहाँ भी शॉपकीपर सेम है जैसे हमारे यहाँ, लेकिन वो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, और उनका एक सप्लाई चेन है। अब जैसे ग्वालियर के अंदर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो प्रोडक्ट सप्लाई कर सके, कि जो सामने आके बोले कि ठीक है आप प्रोडक्ट दो, मैं सप्लाई कर दूँगा। जैसे ज़ोमेटो में है, ज़ोमेटो क्या करता है, ज़ोमेटो खाना नहीं बनाता, उसके रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन वो सप्लाई चेन का पार्ट है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल सप्लाई चेन सिस्टम बना दें, मतलब आपका किराने का सामान है तो भी हम पहुंचा देंगे, कुरियर का सामान है तो भी हम पहुंचा देंगे, और कपड़ा है किसी का या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो भी हम पहुंचा देंगे। लोकल, जिसको कुरियर सिस्टम बोल सकते हैं। एक तो हो गया कि आप पूरे पैन इंडिया कुछ लॉन्च कर दो। अगर आप लोकल सिटी लेवल पे भी कुछ लॉन्च कर रहे हो ना, तो डैम श्योर इस टाइम वो हिट हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे को उसकी ज़रूरत है, हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपना सामान किसी तरह ग्राहक तक पहुंचा दूं। और गवर्नमेंट ने कुरियर की जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो लोग कुछ भी और कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं और बता दूं, ये तो बात हो गई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। एक क्वेश्चन और आया है, लेबर्स डेली अर्न पर्सन, ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है, प्राची ने पूछा है कि डेली लेबर और डेली अर्नर पर्सन कैसे सरवाइव करेंगे इस कंडीशन में। तो एक चीज़ बता दूं, जो कंडीशन अभी है ऐसी नहीं रहने वाली। अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो मरने मारने वाली कंडीशन है, ठीक है, या तो हम बचेंगे या वो बचेंगे, वो वाला सीन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप घर में रहो। अब जब आप घर में रहोगे, इंडस्ट्री बंद है, ऑफिसेज बंद है, तो जो डेली लेबर जो काम करती थी या जो भी वो अर्न करती थी, डेली अर्न करके डेली खर्च करती थी, गवर्नमेंट अपने लेवल पे उनको दे रही है जो भी दे रही है। अब उसमें प्लस माइनस हो सकता है, कई लोग उसे मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे, कहीं पे कुछ गड़बड़ भी होगी, कहीं वो ठीक भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं है अभी, हाल फिलहाल तो नहीं है, कुछ दिन तक कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर ऑर्गेनाइज वे में उन लोगों को सही जगह पर लगाया जाए, ठीक है, उनको स्किल आउट किया जाए। स्किल आउट मतलब अब हमारी कंट्री को या हम सभी को एजुकेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर हर बंदा एजुकेटेड है, और वेल एजुकेटेड नहीं कहूँगा मैं, बेसिक एजुकेशन भी उसके पास है, तो भी वो घर बैठ के कमा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके लिए डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास सेटअप होना चाहिए, मेरे पास एम्प्लॉय लिस्ट लंबे चौड़े एम्प्लॉयज़ की पूरा वो होना चाहिए ताम झाम, मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ, कुछ सप्लाई चेन बनाऊँ, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कोर्स देखा था, किस प्लेटफॉर्म पे था मैं नाम भूल गया, बेसिक एक्सेल का कोर्स था, जिसमें हम एक्सेल ऑपरेशन उसमें डिफ़ाइन किए थे। 10-12 वीडियोस थे 10-10 मिनट के,
टोटल कितना हो गया, 1 घंटा 1 सवा घंटे के टोटल वीडियोस थे सारे, जिसमें एक्सेल के बेसिक फंक्शनैलिटी थी। किसी बच्चे को या किसी को अगर एक्सेल सीखनी है तो वो वीडियोस के लिए सही था। सो मैंने उसके जो ऑथर था उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी। सो ही इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, बाहर का बंदा था, स्कूल ड्रॉप आउट, और उसने ऐसे 4 या 5 कोर्स बनाए थे जिसमें एक्सेल था, पावर पॉइंट था और बेसिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी, और कुछ उसने जो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स हैं जहाँ पे सब हम कंटेंट सेल करते हैं वहाँ पे कंटेंट लगा के रखे थे। अब देखो एजुकेशन नहीं है उसकी, लेकिन वो बंदा अब हालांकि स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है, पर क्योंकि उसको पता है, यहाँ का नहीं है वो बाहर का है, उसको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो सारे कोर्सेज बना के वीडियो, उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड ख़राब था, सब कुछ ख़राब था, ठीक है, लेकिन उसने जैसे भी कोशिश करी वो वीडियोस बनाए और उस पर डाले। आप बिलीव नहीं करोगे, 3.5 लाख सेल थी उसकी कोर्सेज़ की, मतलब 3.5 लाख लोगों ने उसका वो कोर्स ख़रीदा था। उस कोर्स की डॉलर में कॉस्ट थी, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 249 रुपीज़ होता, लगभग 249 या 251 समथिंग। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3.5 लाख को 250 से अगर गुणा करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। ये एक कोर्स हो गया उसका, ऐसे उसके 4 कोर्स थे और चारों कोर्स लाखों में सेल हुए थे, कई लाख लोगों ने उसे ख़रीदा था। तो ये एक एक्सक्यूज़ है लोगों का कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं कुछ बना नहीं सकता, या ये मैं कर नहीं पाऊँगा, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो एक बात तो श्योर है, हमारी गवर्नमेंट को या हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब एजुकेशन पर बहुत फोकस होना चाहिए। जितनी लिटरेसी रेट हमारी मतलब इंक्रीज़ करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करते जाएंगे, वो काउंट इंक्रीज़ होता जाएगा, माइंडसेट चेंज होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वो लोग इस्तेमाल करेंगे, और तब हम जाके ये बोल सकते हैं कि जो आज कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन एकदम से आई है, चाहे वो लेबर की हो या जो डेली बेस पर्सन है, वो एकदम से आई है, इसलिए इसको अभी एकदम से संभाल पाना मुश्किल है। लेकिन अब अगर ये प्लानिंग अभी से की जाए तो आने वाले टाइम में उसके लिए कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जैसे अगर सबने, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, सब अगर डिजिटली कनेक्टेड हैं, सबका अकाउंट खुला हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको पे कर रही है, अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं उनके, ठीक है, उनको ऑलरेडी मनी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर उन्हें बेसिक नॉलेज भी है कि मेरे को अपना अकाउंट खोल के रखना है, तो उससे भी उनका फ़ायदा हो गई होगा, ठीक है। अच्छा, कुणाल का एक क्वेश्चन था, वो भी ले लेते हैं। ओके, कुणाल ये कह रहा है कि स्कूल्स में सोशलाइज होते थे बच्चे, वो स्कूल पे अगर हम लिमिटेड ना करें तो ये हर जगह है। सोशलाइजेशन कॉलेजेस में भी होता है, सोशलाइजेशन कोचिंग्स में भी होता है, इवन नॉर्मल हम जो डेली लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उससे होता है, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि अब पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो पेरेंट्स को, जो हमारे पेरेंट्स थे, जो उन्होंने हमें सोशलाइज़ किया, हमें वो सारे गुण सिखाए कि आप कैसे सोशलाइज बनोगे, ठीक है, या हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे, तब इतना सोशलाइजेशन स्कूल्स में या सब जगह नहीं होता था, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सोशलाइज हैं। दैट मीन्स अगर फैमिली में रह के अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो बच्चों को सोशलाइज या उनको वो इथिक्स सिखाए जा सकते हैं जो स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है, सोशलाइज से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को वर्चुअली सिखाई जा सकती हैं, सिखाई जाती हैं। यूएस में आप एजुकेशन के कंटेंट देखो, वीडियो कंटेंट, जो प्रैक्टिस कंटेंट होते हैं, टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन लाके, चाहे 1-to-1 हो या 1-to-many हो, उनको वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देते हैं ताकि वो कुछ सोशलाइज एक्टिविटीज़ सीखें। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ों के लिए जो असाइनमेंट्स हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं ताकि वो घर में वो काम कर सकें जो वो एक स्कूल में इन्वायरमेंट में करते हैं उनको एक। लेकिन सबसे बड़ा रोल है फैमिली का। फैमिली कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट कर रही है, उसको मोटिवेट कर रही है, तो वो काम करेगा। तो ये वाइस वर्सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें टीचर ही इम्पैक्ट करेगा या इसमें सिर्फ बच्चा ही इम्पैक्ट करेगा, इसमें फैमिली भी इम्पैक्ट करेगी। अब स्कूल अकेला जिम्मेदारी नहीं उठा सकता डिजिटली तो एटलीस्ट। लेकिन एक बात तो श्योर है कि पूरा डिजिटल नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरे साल स्कूल ही नहीं जाएगा, ठीक है, कोचिंग नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल, आगे पीछे, वीक में 1 दिन 2 दिन, या अल्फ़ाबेटिकली या कुछ
पिक कर करके बच्चों को बुलाया जाएगा और वो एक्टिविटी कवर की जाएंगी। ऐसा शायद होगा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा लॉन्ग रन में यही कंडीशन नहीं रहने वाली, चीज़ों को धीरे धीरे ओपन किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्विसेज यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज। वो शायद हमने ऑलरेडी कवर कर लिया उस पॉइंट की वजह से, स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज शेयरिंग। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप अपना कुछ प्लान कर रहे हैं, या घर में कुछ भी हैं, ठीक है, तो अभी बिल्कुल सही टाइम है। जैसे कि कुछ ना कुछ नॉलेज आपके अंदर एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, जो शायद किसी को ज़रूरत है, नहीं भी है तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कम नॉलेज वाले हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो बेटर है कि आगे के टाइम के बारे में सोच के, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच के अब चीज़ों को प्लान करें। बेटर है कि नॉलेज शेयरिंग शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बंदा डिजिटली कंटेंट शेयरिंग करेगा या कंटेंट क्रिएशन करेगा, वो सरवाइव कर जाएगा अपने आप ही। अच्छा, निर्भय का एक पॉइंट आया है, चलो ये भी लेता हूँ मैं भी। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट बना सकते हैं या बना पाते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका एक चीज़ तो सिक्योर हो गई कि आपको जॉब या फिर इस चीज़ की टेंशन नहीं है। आप टीचिंग लाइन में, और लोग क्या होता है, किसी सिखाने की चीज़ को लोग टीचिंग से जोड़ देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोच एक कीवर्ड है, कोच करके बोलते हैं हम इसको, लाइफ कोच, कुछ लोग लाइफ कोच कहते हैं, कुछ लोग करियर कोचेस कहते हैं। तो अगर आप कोच बनते हैं, चाहे किसी के लिए भी बने, किसी भी चीज़ के लिए बने, वो टेक्निकल हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आप किसी के लिए कोच करते हैं तो आप बेसिकली अपने आप को सेल आउट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको ग्रैब करने के लिए सामने ऑडियंस बैठी हुई है। अभी तक जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस नहीं थी। कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं या जो कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, एनिमेशन का काम करते हैं। सडनली उन पे इतना लोड आ गया है, क्योंकि हर आदमी को अब कंटेंट चाहिए घर पे बैठ के। तो जो इंडस्ट्री है वो एकदम प्रेशराइज हो गई है। तो अब स्कोप इंक्रीज़ हो गया है कि आप और मैं भी अब ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की, तो उनके बारे में अगर मैं बस यही बोलूँगा कि ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप, या ऑफलाइन बिजनेस तो आप कर ही रहे थे, आपको करना है। आगे जाके अगर चीज़ें खुलेंगी तो आप कर भी सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको अल्टरनेटिव्स आप ढूंढने पड़ेंगे डिजिटली। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस का, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो। आपको आपकी वेबसाइट नहीं है तो बनानी पड़ेगी। आप अगर डिजिटल पेमेंट नहीं लेते हैं तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं, मतलब सर्विस के थ्रू नहीं बेचते थे, किसी कुरियर से सर्विस के थ्रू नहीं बेचते थे, तो वो आपको चेन क्रिएट करनी पड़ेगी अगर सर्वाइव करना है तो, क्योंकि ऐसी कंडीशन बार बार होती रहेंगी। तो उन दोनों ही केस में अगर आपने नहीं चलाया, नहीं किया, वो बिज़नेस को उस तरह से रन नहीं किया, तो बिज़नेस रन नहीं होने वाले। आईटी सेक्टर या फिर जो डिजिटल सेक्टर हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस चली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आए। लेकिन इसके अलावा, इससे जितना भी अलग अगर हम बात करें, तो इसके अलावा जो भी बिजनेस सेक्टर है उसको आप फोकस करना पड़ेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कैसे मैं इस्तेमाल करूं, मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करूं ऑनलाइन, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप अपनी टीम को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। उनका स्टेटस लेना, उनको टास्क असाइन करना, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करना, क्योंकि अब ये सब चीज़ें डिजिटली होने वाली हैं। बिलिंग सिस्टम आपको ऑनलाइन लाने पड़ेंगे, अब कागजी बिलिंग नहीं चलने वाली, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी ऑनलाइन होना चाहिए। आपका इन्वेंट्री सिस्टम ऑनलाइन आना चाहिए। आपका जो सप्लाई चेन है या जो भी आपका क्लाइंट बेस है वो सारा ऑनलाइन होना चाहिए। आपका जो डिलीवरी सिस्टम है, एक तो हो गया आपका शोकेसिंग, जो आपका शोरूम था या जो भी था, उसका ऑल्टरनेटिव हो गया कि आप अब डिजिटल ई-कॉमर्स साइट पे फोकस करो। उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम चीज़ें उस पर खर्च होती हैं, लेकिन क्योंकि अब आदमी पे ऑप्शन नहीं है, वो अब आपकी शॉप पे नहीं आ सकता, तो वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कनेक्ट करेगा, चाहे आप लोकली सामान बेच रहे हो या आप पैन इंडिया कहीं भी बेच रहे हो।
अब इन सब चीज़ों के लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को बड़े स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप सर्विसेज लें किसी से भी, आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनीज़ हैं जिससे आप सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग या फिर जो कहते हैं ना एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हैं जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा उसको हटा के कुछ और सोचें, कुछ और बिजनेस मॉडल सोचें जो आज के सिनेरियो को फुलफ़िल कर रहा हो। क्योंकि अब सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक बहुत अच्छा चांस मिला है, ठीक है। तो जो भी हम आज तक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो बाहर से ख़रीद रहे थे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे एक परिचित हैं चाइना में, तो उनसे मेरी कल परसों ही बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हम मास्क लगाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मशीनरी कह सकते हैं आप। तो मैंने उसकी कॉस्ट पता करी, मैंने क्या कॉस्ट है अगर मैं उसको इंपोर्ट करूं, यहाँ मंगाऊं और फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करूं और फिर मैं सप्लाई करूं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि या तो लोकल कंपनीज दे रही हैं या चाइना से रेडीमेड वो पूरा बन के आ रहा है। तो एक बात अच्छी है कि इंडस्ट्री डिमांड के अलावा जो मशीनरीज़ है वो मशीनरी आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और अपनी सेटअप चालू कर सकते हो। इस तरह के बिजनेसेस इंडिया में अब बहुत ग्रो होने वाले हैं क्योंकि लोगों का माइंडसेट, जो उनका कोर बिजनेस है वो तो है, वो चल रहा है, उन पर वो मनी है, वो अब उनको स्लो डाउन हो जाएगा लेकिन कोर है वो बिजनेस। उसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो छोटी सी चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में अब वो चलेगी क्योंकि डिमांड अब रहने वाली है। बाहर से आदमी मंगा ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आइटम तो है ही नहीं मार्केट में। तो जो भी यहाँ बनाएगा वो मार्केट में सर्वाइव करेगा, ठीक है। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक आपका फिजिकल गुड होता है, एक डिजिटल गुड होता है। फिजिकल गुड्स मतलब जो हम चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। और डिजिटल गुड्स की बात करूं तो डिजिटल गुड्स में आ गया जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सॉल्यूशन हो गए, वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप हो गई, ऐसे कोई भी डिजिटल गुड जो किसी की डिमांड है, जो कि अब आने वाली है, वो अगर आप सप्लाई करते हो या देते हो, ठीक है, तो आप उस सेक्टर में भी अब ग्रो कर सकते हो। दूसरा सेक्टर हो गया फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड में भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ऑनलाइन होने वाला है पूरा। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए ऑलरेडी बोल दिया है कि अब जो मंडियां हैं वो हम ख़त्म करने वाले हैं, उनको डिजिटल कर देंगे। मतलब सब वर्चुअली होगा। गांव में ही, जैसे अब मान लो अभी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल कटी गांव में ही रखी रहेगी, वहीं वो सेल हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से सीधा वो कहाँ जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको मटेरियल पहुँचा रहा है, गेहूँ का आटा जब मिल है वहाँ पहुँचा रहा है, तो बीच की जो चेन है वो ब्रेक हो गई। वो भी डिजिटली बेच रहे हैं, वो बैठे बैठे बस उसको सप्लाई को अपने यहाँ से उठाया, इसको दिया, इसको उठाया, उसको दिया, और एक्चुअल जो एक वेंडर है वो सीधा माल उठाएगा और फैक्ट्री तक पहुँचा देगा। पहले क्या होता था, फिजिकली वो चीज़ चलती थी हर जगह, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 पे जाती थी, कॉस्ट भी बढ़ती थी, टाइम बढ़ता था, डैमेज होने का चांस होता था। तो ये सब चीज़ें इंडिया को अब अडॉप्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ये अडॉप्टेड है। वहाँ के सिस्टम फेल क्यों हो गए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को लाइटली ले लिया लोगों ने, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ के लाइटली ले लिया कि अरे सिंपल है, हमारे तो सब चीज़ें परफेक्ट हैं। इंडिया को फ़ायदा ये है कि हम ऑलरेडी इतने डर के चल रहे हैं कि हमें पता है कि हमें चांस नहीं है कि हम गलती कर दें, क्योंकि अगर हमने गलती करी तो हम गए, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कोई भी वर्टिकल हो उसके लिए अब इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक पार्ट अपना जो हमने कल डिस्कस किया था। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम आज कवर करेंगे वो है डिजिटल सेफ्टी, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी के बारे में कल भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए थे और बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए थे, तो कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं, वो बता देता हूँ। एक तो हम देखेंगे हाउ टू नो विच ऐप इज़ सेफ़, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी की ज़रूरत क्यों है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ अपने बिजनेस का, अपने इन्वायरमेंट का, तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करूँगा। तो क्या वो सेफ़ है, क्या मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, या ये कह लो सिंपल सी बात कि जो भी प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किस हद तक सेफ़ है, जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो क्या सही है गलत है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो भी हम ऐप इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, क्या वो ऐप सेफ़ है ये कैसे पता करें, जो मोबाइल ऐप होती हैं। तो उसका एक बेसिक सा सिंपल सा आंसर है कि आप अपने फ़ोन में परमिशन सेक्शन होता है, जब भी आप कोई ऐप देखते हैं या सुनते हैं कि मेरे को डाउनलोड करना है, यार ये ऐप ले लो बहुत अच्छी है, ठीक है, पहले तो पता करें कि वो ऐप का बेस क्या है, किसने डेवलप करी है, कहाँ बनाई गई है, उसके फीचर वगैरह क्या है, उसके रिव्यू पढ़ो और उसकी सेफ्टी के बारे में पहले ऑनलाइन पता करो। डायरेक्ट ये नहीं कि जंप किया और फट से लाइन डाला और डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने से पहले इन्वेस्टिगेट करो उस ऐप के बारे में, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स भी देखो। अगर कोई ऐप मैंने दी, आपको नाम बताया, तो पहले तो उस ऐप की फ़ीचर्स, उसके बारे में उसके रिव्यूज़ पढ़ो। रिव्यू उस प्लेटफॉर्म पे नहीं, अदर प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ो, क्वेरा है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाके उसके बारे में पढ़ो। और आर सेफ ये वर्ड कीवर्ड डाल के, जैसे सपोज मैंने बोला जूम ऐप, तो जूम ऐप आर सेफ या इज सेफ लिख के पहले सर्च मारो। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू डाल रखे होंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वो चेक करो कि अगर वो सेफ़ है कि नहीं। अच्छा, अब खुद को पता करना हो तो कैसे करोगे? मान लिया सब देख लिया, सब कुछ ठीक है तो पहले तो ये देखो ऐप परमिशन कौन सी ले रहा है। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो परमिशन की लिस्ट शो करता है, कैमरे की परमिशन है, माइक की परमिशन है, और मीडिया की परमिशन है, सो ऑन, ठीक है। अच्छा, बीच में मैं ब्रेक लेके एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी मेरे टीम के जितने भी लोग हैं, प्लीज़ अब इसको लाइव शेयर कर दो अभी, ताकि और भी लोगों तक ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन पहुँच सके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो हमने पहले डिस्कस किया वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। तो जो भी लोग शेयर कर सकते हैं अभी शेयर करके वापस ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। और प्लीज़ अपनी क्वेरीज अब लिखना स्टार्ट कर दो। तो so are you ready to be a part of this informational? If yes, so say just comment yes, why लिख दो एक बार कमेंट्स में, तो मुझे पता रहेगा कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। some point of sign up and get some point, then you increase the point and sharing the app and you can convert the point, tell something about that. Okay, निर्भय ने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है, ये बताऊंगा मैं। जस्ट राइट वाई इफ़ यू आर लिसनिंग दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ऐप की परमिशंस के बारे में। तो आपको ये देखना है कि आप अपने फ़ोन का एक्सेस ऐप को दे रहे हो वर्चुअली, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या फैसिलिटी है, एंड्रॉयड बोलता है कि जो भी ऐप यूज़र ने परमिट कर दी है वो फीचर, ठीक है, वाई मीन्स वाई यस वाला वाई, WHY वाई नहीं वाई, ओके। सो परमिशन देने के बाद एंड्रॉयड क्या करता है, आपके फ़ोन को एक्सेस दे देता है कि मैं कैसे भी और कुछ भी करके वो ऐप आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में रन हो सकती है, वो सारे एक्सेस कर सकती है, वो सारी चीज़ें देख सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, टिकटॉक की बात कर लेता हूँ। कल मैंने टिकटॉक का एग्जांपल नहीं लिया था, आज मैं आपको समझाता हूँ टिकटॉक क्यों ख़तरनाक है। एक स्टडी है, अगर आप चाहो तो नेट पे सर्च करके ढूंढ सकते हो, ठीक है। उस स्टडी में ये सामने निकल के आया था। अच्छा, एक बेसिक चीज़ बताऊँ, टिकटॉक के फाउंडर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने ये ऐप बोलना नहीं चाहिए बट बेरोज़गार लोगों के लिए बनाई थी, ऐसा उसने इंटरव्यू में बोला था। बेरोज़गार और फालतू लोगों के लिए बनाई थी जो टाइम पास कर सकें, ठीक है। और मुझे बड़ी हैरानी है कि इंडिया में इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। ये उस बंदे का स्टेटमेंट था, क्योंकि उसे मालूम है फालतू ऐप है, इसमें कुछ नहीं है। मगर बहुत सारे लोग उस पर हैं और उस पर बोलते हैं कि भाई नहीं सर वो ऐप तो बहुत अच्छी है और उस पर हमें वो मिलती है, क्या बोलते हैं, ऑडियंस मिलती है, फॉलोअर मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, ठीक है भाई चलो। अब मैं सेफ्टी साइड बता देता हूँ, शायद फिर थोड़ा लोगों के कान खड़े हो जाएं। आप उसकी परमिशंस चेक करना, टिकटॉक ऐप की परमिशन सेटिंग्स में जाके परमिशंस चेक करना कि वो ऐप कौन कौन सी परमिशन ले रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसका सोर्स जो है, सर्वर जो है वो चाइना में है, ठीक है। अभी मेरा एक क्लाइंट है जो चाइना में है, जिसके लिए हम एक एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है कि उसमें उसके कई सारे क्लासरूम्स हैं थ्रू आउट चाइना, पूरी चाइना में।
करीब 160 इंस्टीट्यूट्स हैं उसके, जैसे क्या यहाँ पे कैट के लिए करियर लॉन्चर है, राइट, तो इस तरह का कुछ है उसका सेटअप है वहाँ पे। तो वो हमने एक सोल्यूशन बनाया, ऐप भी है उसमें, वेबसाइट भी है, सब कुछ है। हमें इतना प्रॉब्लम आया डेवलपमेंट के टाइम पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ का जो फायरवॉल है, मतलब उनके यहाँ का जो फायरवॉल है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। उनकी होस्टिंग यहाँ खुलती नहीं है, उनकी फाइल सिस्टम हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोडिंग कैसे करें। तो हम वहाँ पर हमने एक बंदा हायर किया बस जस्ट इसलिए कि जो भी कोड हम करते थे वो कोड हम ट्रांसफ़र करते थे, वो कोड वो सर्वर पे अपलोड करता था। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं आती, ठीक है। उन्होंने इतना सिक्योर कर रखा है कंट्री को, मतलब कोई भी डेटा आप उसमें भेज नहीं सकते, ना वहाँ से डेटा को ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। चाइना में आप एक छोटी सी वेबसाइट भी लॉन्च करोगे तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए, 2 मिनट में आप वो ख़रीद लो, डोमेन होस्टिंग खरीद लो, साथ में आ जाती हैं दोनों, और बिल्डर आ जाता है वेबसाइट का। थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी आती है 10-15 मिनट में आप वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, बेसिक वेबसाइट। नहीं तो आप किसी को काम दे दो, वो 1 दिन में 2 दिन में बेसिक स्टैटिक 2-4 पेज बना के डाल देगा। चाइना में एक वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, ब्रांड, जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं तामझाम, तब जाके, जैसे हमारी रजिस्ट्री होती है ना, एक ऐसा वहाँ पर रजिस्ट्रार सिस्टम है। आप वेबसाइट क्यों बना रहे हो, किसको टारगेट ऑडियंस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को एक्सेस करेंगी, सर्वर किस कंपनी से ख़रीदा आपने, वगैरह वगैरह, पूरी फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है। उनकी गवर्नमेंट की एक टीम आपके यहाँ फिज़िकली ऑफिस चेक करने आती है, तब वो परमिशन देती है। इस लेवल पे अगर इंडिया में सिक्योरिटी आ जाए, सोचो तो क्या हो। एनीवेज, अब आते हैं टिकटॉक पे। तो टिकटॉक चाइनीज़ कंपनी है, बेस पूरा है, ठीक है। तो टिकटॉक का ऐसा कहा जाता है, या फिर ऐसा लोगों का इन्फॉर्मेशन है, या हैकर्स ने भी कई जगह ब्लॉग में लिख के रखा है, टिकटॉक क्या करता है, जब आपका कैमरा, मतलब जब आपका फ़ोन आइडल रखा है, ठीक है, तो वो बीच बीच में माइक ऑन करके वॉइस को रीड करता है। कई सारे कारण हैं, एक कारण मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज़ मुझे किसी सिटी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिटी का थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो मुझे पता करना है। तो मैं अगर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग एक शहर के सारे लोगों की रिकॉर्ड कर लूँ और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँ, ऑडियो को, तो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आएगी एक यूज़र की। 1 लाख लोग हैं सपोज़, तो 1 लाख फाइल हो गई, और उन्होंने कुछ 15 मिनट में जो भी बोला वो मैंने उस पर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बन चुकी है कि वो टेक्स्ट रीड करके उससे कीवर्ड्स निकाल लेगी, अंडरस्टैंड कर लेगी, मीनिंग निकाल लेगी, और ओवरऑल जो डिस्कशन चल रहा है उस शहर में उसको निकाल के आपको बता देगी कि भाई ये सिटी ये बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात कर रही है। इस लेवल पे वो स्पाई करते हैं यूज़र्स को, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे ख़तरनाक चीज़, कैमरा, माइक, मीडिया फाइल्स, जो भी आप फ़ोटोज़ खींचते हो, चाहे आप कैमरे से खींच रहे हो अलग, ठीक है, आपने किसी ऐप से फ़ोटो नहीं लिया, आपने कहीं शेयर नहीं किया, आपने अपने पर्सनल फ़ोटो लिए हैं, चाहे वो फैमिली फ़ोटो हो या कैसे भी हो, ऐसा बोलते हैं या ऐसा हो, क्योंकि इट्स अ पॉसिबल थिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी है। तो वो ऐप क्या करती है, आपकी सारी फ़ोटो को सिंक करके रखती है अपने सर्वर पे, एक कॉपी बना के रखती है हमेशा, और उन फ़ोटोज़ में से कुछ फ़ोटोज़ को यूज़ करती है वो अपने इंटरनल यूसेज के लिए, वो लीगल हो, इलीगल हो, जो भी वे हो, ठीक है। अच्छा, इस दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब हम एसएमएस ट्रांजेक्शन करते हैं, जब जैसे हमने बैंक में पैसा डाला, एटीएम से पैसा निकाला, कहीं पे पेमेंट किया कार्ड से, तो सब एसएमएस आते हैं आजकल, राइट। तो उस एसएमएस से रीड करके, मतलब वो इन एसएमएस को रीड करके वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं कि कौन से बंदे की वेल्थ मतलब कितना वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या कितना उसका मंथली सारी चीज़ें हैं, वो ट्रैक करते हैं। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर एक साइट के पीछे, हर कंपनी के पीछे गवर्नमेंट बॉडी है, रिपब्लिक नहीं है कंट्री जैसे कि यहाँ हर आदमी का मन मर्जी है, जो जैसे करना है करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। वहाँ पे एक बंदे की चलती है, तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। तो इंडिया में डोमिनेट करने के लिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इंडिया में सामान पहुँचा दो, दूसरा उनका डेटा उठा लो, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें किसी कंट्री के पास हैं
तो इंडिया को डोमिनेट बहुत आराम से किया जा सकता है। आज मान के चलो आप सारे यूज़र्स जो टिकटॉक पे हैं उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स अगर कोई कंट्री पब्लिकली अवेलेबल करा दे तो कितना मिसयूज़ हो जाएगा उसका। और टिकटॉक के ऊपर यही सबसे बड़ा ब्लेम है कि टिकटॉक यही काम करती है और वो सारा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया टिकटॉक के बारे में। अच्छा, ऐप के बारे में मैंने बता दिया। ऐप आप जब भी इंस्टॉल करो तो प्लीज़ इंस्टॉल करने से पहले सारी परमिशंस उसकी देख लो, जितनी भी परमिशंस हैं या जो भी आपने वो परमिशन ले रहा है। ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ लो उसके बारे में, और अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके बिना ज़िंदा रहा जा सकता है, तो मत डालो। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐप डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक चांस दे रहे हो सामने वाले को कि वो आपको एक्सेस कर सके। फाइनेंशियल ऐप्स होती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल ऐप्स की बात हुई थी कि भाई फाइनेंशियल ऐप का क्या है, तो फाइनेंशियल ऐप भी बहुत सारी ऐसी हैं जो अनसिक्योर्ड हैं। ठीक है, पेटीएम है जैसे सपोज, तो अब पेटीएम भी क्योंकि अब चाइनीज़ कंपनी ने ख़रीद लिया, पेटीएम में शेयर्स जो हैं वो चाइनीज़ कंपनी के हैं, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाइनीज़ आ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी को वो कंट्रोल करने लगते हैं, और जब टेक्नोलॉजी कंट्रोल एक बाहर चाइनीज़ कंपनी कर रही है तब मैं उसको सिक्योर नहीं मानता। तो मैं कोशिश करता हूँ पेटीएम कम से कम इस्तेमाल करूँ। जो लोकल ब्रांड है आप पता करो कंपनी कहाँ की है, बेस कहाँ का है, R&D कहाँ पर है उसका, कौन बना रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि हम गेट खोल देते हैं और बंदा अंदर आ जाता है, हम उसका नाम नहीं पूछते और वो हमसे चाबी मांगता है, हम चाबी दे देते हैं और कहते हैं भाई वहाँ जाके कोने में रहो, तुम आराम से ज़िंदगी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में रहो। ठीक है, और फिर वो उन चाबी से आपकी अलमारी खोल के आपका सामान निकाल के कब जा रहा है यार, आपको कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशंस बिल्कुल ऐसे ही है, इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं निकाल सकता शायद ढूंढ के। अगर आप उससे पूछोगे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है, क्या करना है, चाबी क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि आप उसको वहीं पे ऑब्स्टिकल कर दो। एक सर्वे है, मैंने कई सारे सेशंस में बताया है कि 90% ऑफ द फोन्स आर हैक्ड। ये डेटा नेट पे पड़ा हुआ है, आप जाके सर्च करके निकाल सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ही यही होता है कि जो ऐप आपने फ़ोन में डाल रखी हैं उसमें से 20 से 25% ऐप ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो हैकर से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, चाहे वो कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, और वो आपको स्पाई कर रही हैं, आपका डेटा चोरी कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा अकेले का ही तो चोरी हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कब और कहाँ जाके आपको इम्पैक्ट करेगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली का किस चीज़ में जाके इम्पैक्ट करेगा आपको नहीं पता। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था बीच में, किसी ने बीच में क्वेश्चन डाला था क्या? नहीं, ओके, वेट। हाँ, एक ऐप ये निर्भय ने लिखा है कि बहुत सारी ऐप हैं जो बोलती हैं कि भाई आप पॉइंट ले लो और मेरे इसको आप शेयर कर दो और दूसरे को दे दो तो मैं आपको इतने पॉइंट दूंगा, फिर वो पॉइंट कन्वर्ट होंगे। तो निर्भय एक पॉइंट, सब सिंपल सी बात है, देखो फ्री मनी नहीं होती, एक सिंपल लाइन है, फ्री में कोई आपको पैसा नहीं देने वाला बिना मेहनत के, नंबर 1। नंबर 2, 90% ऑफ द ऐप जो आपको फ्री मनी या मनी से रिलेटेड या पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फेक है। डेवलपर्स आपके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, या तो किसी ब्रांड का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे मिलते जुलते नाम की ऐप बना के। गूगल मार्केट प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर खासकर, ऐप स्टोर जो एप्पल का है उस पर भी हैं फेक और करप्टेड ऐप, लेकिन एप्पल स्टोर के अलावा गूगल प्ले स्टोर पे अभी भी 65% ऐप्स ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसे गूगल भी नहीं निकाल पाता, ट्रैक नहीं कर पाता। उसकी फंक्शनैलिटी ऐसे लिखी जाती है कि वो लगता है नॉर्मल पार्ट ऑफ द ऐप है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं जब आपके फ़ोन में पहुंच जाती हैं उसके बाद। तो कोशिश करो इस तरह की ऐप से दूर रहो। ठीक है, कि यहाँ साइनअप कर लो और वो साइनअप कर लो। कोई भी ऐप अगर साइनअप डिटेल मांग रही है, एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, जब भी कोई साइनअप की डिटेल मांग रही है, एक अपना, ये नहीं बोलूँगा फेक बना के रखो, बट एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी बना के रखो ऑनलाइन। एक ईमेल आईडी बना के रखो जो आपके बैंक के ईमेल आईडी से मैच ना कर रहा हो, मतलब वो दोनों ईमेल आईडी सेम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी फ़ोन नंबर डालो वो फ़ोन नंबर ना हो जो आपके बैंक में एडिड है, जिस पे आपके भीम ऐप या जो ट्रांजेक्शन ऐप्स हैं
उसका जो फ़ोन नंबर, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। नंबर 2, नाम कोशिश करो अपना गलत डालो पहले, बाद में एडिट कर लो अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो कि ऐप ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। पहली जो पिक्चर है वो आप अपनी कोई ऐसी पिक्चर डालो जो क्लियर ना हो या बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, नई ना हो, या हो सके तो कोई वैसी वॉलपेपर लगा दो, ठीक है। जब भी आप कोई नई ऐप जिसके बारे में आपको नहीं पता, अपनी एक्चुअल डिटेल्स मत डालो, कोशिश करो कि उन डिटेल्स को आप कोई दूसरी डिटेल्स बना के रखो, वो कोशिश करो। मैं उसको टेस्ट अकाउंट बोलता हूँ, ठीक है। तो एक टेस्ट अकाउंट या टेस्ट ईमेल आईडी बना के रखो जीमेल पे, और उसका इस्तेमाल करो। जूम में भी कर सकते हो। जूम में अगर चोरी होगा तो वो नंबर किसी काम का नहीं है। मेरा तो वो टेम्परेरी नंबर है, मैं बंद करा दूंगा। ईमेल आईडी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने बनाई इसीलिए ताकि मैं ऐसे अकाउंट्स बना सकूं। बहुत सारे लोग अपनी एक्चुअल डिटेल्स डाल देते हैं, एक्चुअल ईमेल आईडी, एक्चुअल नाम, एज, जेंडर, सब कुछ, ठीक है। तो आपको ट्रेस करना कितना आसान हो गया। एक और क्वेश्चन है, वन एग्जाम्पल इज एमसेंट ब्राउज़र, यू यूज़ इट एंड इट कंटिन्यूसली गिव यू अ पॉइंट ऑफ ब्राउजिंग। ओके, ब्राउज़र का पॉइंट है, ब्राउज़र के बारे में बताऊंगा अभी मैं। इस सिनेरियो तो मोस्टली अच्छा, प्राचीन एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि if we see in the scenario mostly people, especially if I talk about the aged person, they just installed and accept without even reading the permission granted mostly। ये एज्ड पर्सन के साथ भी है और ये बच्चों के साथ भी है, छोटे बच्चे, ठीक है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरा छोटा बच्चा है, 5 साल करीब का है, तो गेम्स खेलता है वो, और गेम्स के बीच में ऐड आते हैं, ऐड पे वो क्लिक कर देता है, वो इंस्टॉल पे जाता है, इंस्टॉल मार देता है। ये हो गया नॉर्मल यूज़र की कहानी। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने क्या करके रखा है, अपने प्ले स्टोर को लॉक कर दिया है। इतना तो आप कर ही सकते हो बेसिक। तो अगर कोई क्लिक पे या किसी भी तरीके से वो प्ले स्टोर पे जा रहा है, तो वो जैसे ही वो लॉक पे जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इसका लॉक खोल दो, मेरे को इंस्टॉल करनी है। तब आप कोशिश करो कि जो भी इंस्टॉलेशन है वो आप खुद करो, या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप अपने एल्डर्स को दो, कि डायरेक्ट ऐसा मत करो। क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, अभी हम बात करें डिजिटल फ्रॉड की, तो जितने भी डिजिटल फ्रॉड होते हैं एक्चुअली वो इसी गलती से होते हैं। जो डेटा निकलता है, लोगों के कार्ड की डिटेल, लोगों के नाम, उनके पिन, या अब आप सोचो आप अपना कार्ड देख रहे हो, आपका मोबाइल आपके हाथ में है या कुछ है, सपोज आपने कोई फ़ोटो ही ले रखी है अपने क्रेडिट कार्ड की, नंबर याद रखने के लिए। तो अगर वो फ़ोटो एक्सेस हो रही है किसी ऐप के थ्रू और वो क्लाउड पे जा रही है, राइट, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप कार्ड को रीड करके नंबर निकाल सकते हो। अगर आपको पता हो तो विजिटिंग कार्ड रीड करने की ऐप आती हैं, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रीड करने की क्यों नहीं आ सकती है। तो अगर आपने गलती से अपने डॉक्यूमेंट्स, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या ऐसी चीज़ें डाल के रखी हैं फ़ोन के अंदर, तो प्लीज़ उनको हटा दो, ठीक है। या फिर इनक्रिप्टेड गैलरी के अंदर रखो। इनक्रिप्टेड क्या करता है, इनक्रिप्टेड गैलरी क्या करती है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं। अब प्रॉब्लम वही है कि क्या वो एप्लीकेशन सिक्योर हैं, तो अब नहीं कह सकते, हो सकता है वो भी गड़बड़ हो, लेकिन बेटर है कि आप अपने जो भी डेटा है उसको इनक्रिप्टेड ऐप के अंदर रखो। तो एटलीस्ट 10 ऐप का खतरा तो ख़त्म हो गया ना। वो एक ऐप इनक्रिप्ट करके रखेगी, तो अगर कोई ऐप वो डिटेल रीड भी कर लेगी तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगी, मतलब वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं आएगा, डमी डेटा दिखेगा उसको। कोशिश करो कि आप अपना एक ऑफलाइन फ़ोन रखो या एक सेकेंडरी फ़ोन रखो जिसमें ऐप नहीं हो, ज़्यादा यूज़ नहीं हो। अक्सर हमारे पास पुराने फ़ोन होते हैं, मैं पर्सनली यही करता हूँ, एक पुराना फ़ोन मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, मेरे पास रहता है। तो मेरा जो डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, चाहे वो इमेज हो, फाइल्स हो, एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, मैं उसको वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू उसमें डाल के रखता हूँ, ठीक है। और जब भी मुझे यूज़ करना होता है, मूव करा और ट्रांसफ़र कर दिया या दे दिया, उसके बाद अपने फ़ोन में से रिमूव। अपने फ़ोन में ट्रेसेस नहीं रखता। दूसरा एक सबसे अच्छा टिप है, SMS जो आते हैं ट्रांजैक्शन के, उसको उसी वक्त डिलीट कर दिया करो। देखा और डिलीट मार दिया। कुछ ऐप भी हैं ऐसी हैं जो आपको इस करने में हेल्प करती हैं, आप तुरंत पढ़ के और डिलीट कर सकते हो SMS। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप SMS रीड कर रहे हो, आपके अलावा 10 लोग और रीड कर रहे हैं। आप अपने फ़ोन में जाना, परमिशंस में, ऐप परमिशन में देखना कितनी ऐप है जो टेलीफोनी परमिशन लेके रखती हैं। टेलीफोनी का मतलब है कि वो SMS भी कर सकती हैं, SMS रीड भी कर सकती हैं,
और कॉल लगा भी सकती हैं, कॉल आपका रिसीव भी करके सुन भी सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने आपको बता दिया कि गेस्ट अकाउंट बना लो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो ये हो गया एंड्रॉयड ऐप के बारे में, ठीक है। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे जूम हो गया, अभी रिसेंटली एक्टिविटी हुई। अगर मेरा अकाउंट, मैंने गेस्ट अकाउंट बना रखा होता, गेस्ट अकाउंट एक डमी जीमेल आईडी वगैरह से बना के चला रहा होता, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि ठीक है चोरी होगा, मेरा डेटा तो है नहीं वो, या मेरा पूरी डिटेल नहीं है। अगर वो चोरी हो भी गया तो वो मेरे बैंक से लिंक नहीं है, वो फ़ोन नंबर, वो ईमेल आईडी, तो और वो बैंक मेरा अकाउंट डिटेल या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपने अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन डाल के रखी है, तो अगर हैकर के पास वो डेटा पहुंच जाता है तो कितना आसान है उसके लिए आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी करना, और कितना खतरनाक है वो, ठीक है। अब कल एक क्वेश्चन और रेज हुआ था, मैं भूल गया किसने पूछा था कि ऑनलाइन पेमेंट सेफली होता है कि नहीं होता, मतलब हम ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं क्या वो सेफ़ है। तो सेफ़ है, लेकिन एक लिमिटेशन में, मतलब अगर आप आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स को बैंक की ऑफिशियल ऐप में इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गलती होगी या कुछ होगा तो वो बैंक के ऊपर आएगी। अगर एक थर्ड पार्टी ऐप की तरफ से गलती हो गई, आपने अपनी डिटेल्स डाली और गेटवे, मतलब वो ऐप का गेटवे और बैंक के गेटवे के बीच में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, यहाँ से डेटा चोरी हो गया तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये ऐप का, आप पहले जब आप ऐप शुरू करते हो तो आपने टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट करके आपने ये बोल दिया है कि भाई अगर तुम्हारी साइड से कोई गलती होगी तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं लीगली इस बात पे एग्री कर रहा हूँ। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। साइन अप के टाइम पे नीचे टर्म्स कंडीशन होते हैं, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ के देखना, उसमें सब चीज़ें लिखी रहती हैं कि डिजिटल अगर कोई इम्पैक्ट होगा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, या स्पेशल सिनेरियो में होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी है। तो कोशिश करो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ़ोन से, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, तो उसमें फ़ायरवॉल इंस्टॉल कर लो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, और लिमिटेड सॉफ्टवेयर रखो, अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर मत रखो। रखते भी हो तो फाइनेंशियल जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो प्राइवेट विंडो ओपन करके करो। वीपीएन का इस्तेमाल कम से कम करो, ठीक है। वीपीएन, लोग कहते हैं कि वीपीएन से मैं ट्रेस नहीं होऊंगा, तो वो मेरे को कैसे, मेरे को ढूंढ लेगा, मेरा आईपी जब उसे नहीं मिलेगा तो वो कैसे मेरे को ट्रेस कर लेगा। अरे भाई, जब हमें ट्रेस नहीं कर पा रहा, हम भी तो उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे जो हैकर है, ठीक है। दूसरा, फ्री वीपीएन सर्वर क्या करते हैं, आपका डेटा जाएगा तो वीपीएन सर्वर से होके, जो भी आप इनपुट कर रहे हो वो वीपीएन सर्वर पे जाएगा, और वीपीएन सर्वर से फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा जो भी है। तो वीपीएन सर्वर है वो फ्री में दे रहा है आपको। कुछ ऐप आती हैं नेट पे, आपने देखा होगा ऑनलाइन, जो फ्री वीपीएन देती हैं। फ्री जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में, प्लीज़ है, कोई भी चीज़ आपको फ्री लिखी हो ना तो डर जाओ। फ्री मतलब खतरा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो फ्री ऐप वीपीएन दे रही है तो जब आप वीपीएन ऑन करोगे, दैट मीन्स आपने ऐप के साथ साथ पूरे फ़ोन का रिमोट एक्सेस उसको दे दिया। वीपीएन का अगर सही फंक्शनैलिटी समझना है तो नेट पे जाके सर्च करना कि वीपीएन का मतलब क्या होता है। वो आप नेटवर्क के थ्रू आपके फ़ोन को एक्सेस दे देता है कि हाँ अब ये फ़ोन इस आईपी पे चलेगा, और वो आईपी के थ्रू वो डेटा एक्सेस कर सकता है। ओके, some app we have downloaded previously unsafe, so now that we will do because they already gave permission access, so things okay। कुछ ऐप ऐसी हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं, ख़तरनाक है, ठीक है, तो क्या करें, अनइंस्टॉल कर दो, सबसे इजी तरीका, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो बैटरी भी बहुत खाती हैं और आपका नोटिफिकेशंस भी भेजती रहती हैं, और कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो आपका साइलेंटली पड़ी रहेंगी, ठीक है, आपको दिखेंगी भी नहीं। आपने डाउनलोड कर ली, आप भी भूल गए और वो भी भूल गए, ऐसा नहीं होता, वो इंटरनली आपका डेटा रीड कर रही हैं। एक ऐप हमने बनाई थी कुछ साल पहले, और ब्राउज़र ही बनाया था एक्चुअली, अभी मार्केट पे नहीं है, कुछ पॉलिसी की वजह से हमें हटाना पड़ा। तो वो ब्राउज़र में हमने क्या किया था कि एक छोटा सा एक कोड डाला था टेस्टिंग के लिए, कि देखते हैं कि कितने यूज़र ऑनलाइन 2 टैब, मतलब ब्राउज़र में 2 टैब मिनिमम खोलते हैं, ताकि हमें पता लगे हमारा ब्राउज़र लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो कोड डाला, उस कोड को एग्जीक्यूट वगैरह, जो कोड हमने लिखा था
उसमें ऐसा कुछ कोड था कि जिससे कि आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। तो हमने कहा ट्रायल के लिए करके देखते हैं, और वो कोड हम लगा के भूल गए। ठीक है, गलती से लगाया और टेस्टिंग में वो चला गया और डिप्लॉय हो गया, लाइव हो गया। करीब 6 या 8 महीने के बाद ऐसे ही डेवलपर का ध्यान गया, और वो जब कोड अनकमेंटेड होना चाहिए, मतलब कमेंट होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था, वो खुला हुआ था। तो ध्यान दिया और जब चेक किया तो वो जिस डेटाबेस में वो डेटा भेज रहा था, ठीक है, हमने वो फाइल जाके चेक करी तो लगभग 1 लाख लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल उसके अंदर थी। उसमें उनका फ़ोन नंबर था, ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, सिटी नेम, 5 या 6 चीज़ें जो साइन अप करते हैं ना उस टाइम पे। तो अब वो करीब करीब 1 लाख के करीब का डेटा अभी भी रखा है मेरे पास, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गलती से हम लोगों से वो एक्टिवली वो ओपन रह गया कोड जो यूज़र इन्फॉर्मेशन फैच करता था। तो कितना आसान है किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन फ़ोन में से निकाल के अपने डेटाबेस में रखना। ठीक है, अब 1 लाख लोगों के फ़ोन नंबर मेरे पास है सपोज़। ठीक है, आज अगर मैं उनको प्रोपेगेट कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। 1 लाख लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उनमें से 1000 या 2000 लोग तो मान जाएंगे। इतना तो परसेंटेज में मान के चलता हूँ कि 2% लोग तो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो मैं बोलूँगा वो करेंगे। बाकी 98% लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोफेशनली वही काम कर रहा है, हैकर है, जो निगेटिव बैड हैट काम करता है, उसको तो और 50 तरीके पता हैं आपके एक्सेस में जाने के लिए। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने जो बात करी थी अब से थोड़ी देर पहले, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जाते वक्त या उसको अडॉप्ट करते वक्त आपको सेफ रहना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि आप किसी फ्रॉड, किसी लीगल प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। एक सबसे बड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर बोरिंग नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ कुछ स्माइली वगैरह बना दो, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो, बोर तो नहीं हुए हो। अगर स्माइली नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग बोर हो गए हो, तो मैं फिर जल्दी से ख़त्म करूंगा। वैसे भी 2 टॉपिक बचे हैं। एक टॉपिक है फेक न्यूज़, छोटा सा है, उसको जल्दी ख़त्म करेंगे। फेक न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ से कैसे डील करें, कैसे उसको ओवरकम करें। ठीक है, ओके, काफ़ी सारे लाइक्स आ गए, मुझे लग रहा है लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा, फेक न्यूज़ क्या है? मेरे को 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा था कि फ़ेक न्यूज़ के बारे में भी आप कुछ बताना। आप लोगों को अगर पता हो फेक न्यूज़ के बारे में तो आप लोग भी लिख सकते हो कमेंट में, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए हम अलग से सेशन कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम अभी हाल फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। फेक न्यूज़ से हमको कैसे बचना है? फेक न्यूज़ बेसिकली प्रोपेगेट जो की जाती हैं वो कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, अब मेरे पास जैसे सपोज क्राउड है, ऑनलाइन क्राउड है, और मैं किसी एक माइंडसेट को फॉलो करता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल माइंडसेट हो, चाहे वो किसी भी तरह का माइंडसेट हो सकता है, और अगर मुझे सामने वाला उसका पे कर रहा है एज ए डिजिटल एजेंसी, वो मुझे पे कर रहा है कि आपको ये प्रोपेगेट करना है लोगों के अंदर, ठीक है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा, उस ऑडियंस का यूज़ करूँगा, इस तरह की न्यूज़ और इस तरह के पोस्ट क्रिएट करूँगा ताकि आपका माइंड जो है वो मेरे लिए कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ निगेटिव पोस्ट डालते हैं, आपको भी दिखते होंगे, आपके वॉल पे आते होंगे, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, कोई पेज लाइक कर रखा है, वहाँ से आते हैं। और जब आप उनको इन्वेस्टिगेट करोगे तो देखोगे कि वो जो अकाउंट है उसमें कोई फ़ोटो नहीं होगी, कोई प्रॉपर पोस्ट नहीं होगी, जैसे हम लोगों की पोस्ट होती है, हम लोग फैमिली के साथ फ़ोटो डालते हैं, इवेंट्स के डालते हैं, उनके सारे फेक से लगेंगे, आपको पोस्ट भी फेक लगेंगे, फ़ोटो फेक लगेंगी। तो एक्चुअल होता क्या है कि सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक बहुत बड़ा क्राउड है जो एक फेक एनवायरनमेंट बना के बैठा है। ठीक है, और उनको पावर अप कौन कर रहा है? जो नेगेटिव लोग हैं वो उनको पावर अप करते हैं, फंड देते हैं। क्यों? ताकि वो अपनी न्यूज़ को प्रोपेगेट कर सकें, निगेटिवली वो उसको फैला सकें। ठीक है, अब फेक न्यूज़ फैलती कैसे है वो भी बता देता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने अपना फेक न्यूज़ के ऊपर काफ़ी कुछ काम करके रखा है, फेसबुक भी करता है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि आप, और उसमें काफ़ी सारा, अभी अगर आज आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अभी फेसबुक पे एक मैसेज मैंने भी देखा था, उसमें लिखा था
कि एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अमेरिका सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री नहीं रहा, और इस तरह से रिलेटेड ऐसे उन्होंने 20 पॉइंट बनाए हैं कोरोना से रिलेटेड, ठीक है, और उसको लोग शेयर कर रहे हैं, बड़े तेज़ी से शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैसेज है जिसमें वो इनने इंडियन जो कंपनीज़ हैं जितनी भी, वो सारी कंपनीज़ के नाम दिए कि इसने इतने करोड़ का डोनेशन दिया, इतने लाख का डोनेशन दिया। उसके बाद बहुत सारी बाहर की कंपनीज़ के नाम है, इन्होंने ज़ीरो डोनेशन दिया, इन्होंने इतना डोनेशन दिया, तो हमको लोकल कंपनीज़ का मटेरियल ख़रीदना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे न्यूज़ हैं। दीज आर द फेक न्यूज़, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ जब ऐसी पोस्ट, ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड मत किया करो। इवन अभी जो सिचुएशन चल रही है इससे रिलेटेड भी अगर कोई मैसेज आता है कि ये काउंट है, वो काउंट है, ये हो गया, वो हो गया, उसको फॉरवर्ड मत करो, पढ़ लो, समझ लो, और ये मान लो कि ये, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की खबरें 90% फेक ही होती हैं। ट्रैक कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। अगर मान लो कोई बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है, आप भी पकड़े जाओगे। कैसे पकड़े जाओगे वो मैं बता देता हूँ। आपने फॉरवर्ड किया, उसको फिर किसी और ने फॉरवर्ड किया, फिर ऐसे करते करते एक पोजीशन पे पहुंच गई चीज़, और उसकी वजह से कुछ एक इंसिडेंट हो गया सपोज़। अब वो इंसिडेंट जब हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया और उसके पीछे की वजह पता करी, और वो एक मैसेज निकला कि भाई फ़लाना मैसेज आया था, इसकी वजह से वो मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया था और वो एकदम से हाइप हो गए, या उन्होंने कोई एक्शन ले लिया। सपोज़ अभी मैं बोल दूं कि भाई कल से आटा मिलना बंद हो जाएगा, अगले 1 साल तक आटा नहीं मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा, तो अभी सब लोग दौड़ पड़ेंगे राशन की दुकान पे, कहीं भी ढूंढ ढाड़ के लेकर आएंगे, ठीक है। और इस तरह का अभी खबरें बहुत फैली थी। तो जब पुलिस ट्रैक करने पे आती है तो कैसे करती है? साइबर सेल जो है, इंडिया का जो साइबर सेल है, ठीक है, उसने भी अपने बहुत सारे अकाउंट बना के रखे हैं, फेक अकाउंट्स। और आपको शायद ना पता हो, हर ग्रुप में, हर पेज में उनके भी मेंबर्स होते हैं। और व्हाट्सएप में तो ट्रेस करना बहुत आसान है। व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है वो तो गवर्नमेंट को, वो कभी भी एक्सेस कर लेती है गवर्नमेंट, और वो ये देख सकती है कि कौन सा मैसेज किसने किसको कब फॉरवर्ड किया। वैसे नहीं देखती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी किसी नंबर को बैक ट्रेस करने की, तो व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर डाल दिया फॉरवर्ड वाला। अब जब भी आप फॉरवर्ड करते हो कोई चीज़ तो फॉरवर्ड लिख के आ जाता है ऊपर, तो ये ट्रैक डेटाबेस में सेव हो रहा है कि ए ने बी को फॉरवर्ड किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया। ऐसे जो ट्री बन रहा है ना पूरा, ये ट्री पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब वो बैक ट्रैक शुरू किया जाता है तो लास्ट बंदा मिल जाता है कि अच्छा इस बंदे ने शुरू किया था, इसको पकड़ लो। तो प्लीज़ फेक न्यूज़ पे बिलीव भी मत करो, और फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट भी मत करो, आगे फैलाओ भी मत। क्योंकि अगर आपको सच में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आना है और उस पर काम करना है, तो डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जब वो इस्तेमाल होंगे, तो एक चीज़ तो श्योर है कि आप उसके साथ साथ फ्रॉड, क्राइम और ये भी सब साथ में आएगा, जो आ चुका है, हालांकि काफ़ी हद तक आ चुका है, लेकिन हमें अवेयर रहना है। जो टिप्स 2-3 मैंने बताए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें। और भी कोई अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। कुछ फेसबुक से रिलेटेड भी बता देता हूँ। अभी एक ऐप चल रही है रामायण वाली फेसबुक पे, आप किस पात्र से या किस कैरेक्टर से सिमिलर हैं, राइट? देखिए, बहुत सारे लोगों ने शायद यूज़ भी कर ली होगी। किस किस ने यूज़ करी है? यस लिख दो ईमानदारी से, फिर बताऊंगा कि क्या हुआ है उसमें, अगर किसी ने करी है तो। किसी ने नहीं करी, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने करी है तो थोड़े खतरे की बात है। इस तरह की ऐप्स जो होती हैं, जब आप परमिशन देते हो फेसबुक में, वो ठीक है, चलो प्राची ने करी है ओके। तो आप जब ऐप पे क्लिक करते हो, आपने देखा होगा, तो वो एक्सेस मांगता है। एक्चुअली क्या है, इस तरह की ऐप क्या होती हैं जो डेवलपर एपीआईज़ को एक्सेस मांगती हैं, बिजनेस डेवलपर एपीआई, जो फेसबुक का एपीआई होता है। तो अगर वो एपीआई को आप अलाउ कर देते हो, ठीक है, तो वो फ्रंट में आपको बस एक परमिशन दिखाएगी, जैसे एंड्रॉयड में होता है कि माइक्रोफोन की परमिशन ले रहा है साहब, ठीक है। अब वो माइक्रोफोन कब ऑन करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, ये तो नहीं बता रहा ना, वो सिर्फ ये बोल रहा है माइक्रोफोन ऑन करेगा, ठीक है। फेसबुक में भी ऐसे ही होता है, अगर जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो या ऐप को यूज़ करते हो फेसबुक के अंदर, तो बस ये बोलेगा कि आपकी फ्रेंड्स की लिस्ट निकालेंगे और आपकी बेसिक डिटेल निकालेंगे और एक आध चीज़ और निकालेंगे। आप भी सोचते हो इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और ओके होने के बाद जब आप अंदर जाते हो तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप एक सिलेक्ट करते हो, कुछ रन वन होता है और वो एक शेयर हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन यही डिटेल्स
यही वो ऐप किसने बनाई है आपको पता है क्या? ठीक है, आप परमिशन अलाउ नहीं करो तो भी अलाउ होता है जो आपने लिखा है ना, बट आई डोंट अलाउ द परमिशन। आप एक्सेस दे रहे हो, आपका नाम आ रहा है ना प्रोफाइल से निकल के, वो एपीआई कॉल हो रहा है, उनके डेटाबेस का एपीआई कॉल हो रहा है। उन्होंने ऐप के अंदर कुछ परमिशंस उनको विदाउट परमिशन, कुछ डेटा विदाउट परमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 4 डिटेल्स भी मिल गई आपकी, फ़ोटो मिल गई, नाम मिल गया, ठीक है, और कुछ फ्रेंड्स के नाम मिल गए, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। मैं क्या करूँगा, अब मैं फ्रॉड कैसे करूँगा वो बता देता हूँ। फेसबुक फ्रॉड कैसे करते हैं, मैं एक अकाउंट बनाऊँगा आपके नाम का, उसमें आप ही का फ़ोटो लगा दूंगा जो मैंने आपके उस ऐप के थ्रू निकाला है। आपके 4 फ्रेंड के नाम मुझे पता लग गए, वो 4 फ्रेंड के फेक अकाउंट बना लूँगा मैं, और वो हायरार्की है तो ऐसे और के बनते जाएंगे, तो वो 4 फ्रेंड मैं अपने अकाउंट में जोड़ लूँगा। फेक चल रहा है अलग, ठीक है, आप अपनी लाइफ में चल रहे हो अलग, आपका अकाउंट आपके 4 फ्रेंड का फेक अकाउंट, वो उसमें जुड़ गए, वो 5 लोग हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड हो गए 4। ठीक है, अब ये रियल अकाउंट से मैं आपके रियल फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो आपके फ्रेंड को क्या लगेगा कि आपने दूसरा अकाउंट बनाया है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, आपके किसी फ्रेंड का दूसरे अकाउंट की सिर्फ रिक्वेस्ट आती होगी जिस पे इमेज नहीं होगी, या होगी भी तो आप ही की इमेज लगी होगी, वो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक अकाउंट ही हो गया, एक अकाउंट ही हो गया, ये मेरा फेक अकाउंट है, ये आपके फ्रेंड का अकाउंट है, और ये आपका रियल अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, जब आप ऑफलाइन हो तब मैं इस अकाउंट से ऑनलाइन जाके इससे कन्वर्सेशन करूँगा, और इससे कन्वर्सेशन करके आपकी डिटेल्स पता करूँगा बातों के थ्रू, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करूँगा। और ऐसा होता है, मतलब ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये एक्चुअल में होता है, और लोग फाइनेंशियल डिटेल तक शेयर कर देते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने अपना अकाउंट बनाया, आपके किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जोड़ लिया जो बहुत बिलीव करता है आपके ऊपर, ठीक है, और हाय हेलो ही चल रहा है बस। एक दिन मैंने अचानक से किसी बोल दिया कि अरे यार मैं अर्जेंट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, मैंने 4 लोगों को बोला प्लीज़ इस अकाउंट में डाल दो, अभी अर्जेंट है। तो आप भी वेरीफाई नहीं करोगे ज़्यादा, हो सकता है आप कर लो, फ़ोन लगा दो, बात कर लो, लेकिन अगर इस तरीके से मैंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना लिया, ठीक है, ये इंसान नहीं करता, पहली चीज़ बता दूँ, ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स करते हैं। तो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट तो लाखों लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं, अब उन लाखों लोगों में 2% बेवकूफ़ तो होते हैं, तो वो 2% लोगों के साथ ही फ्रॉड हो जाएगा। वो तुरंत बिना सोचे समझे अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना डेटा या अपना पैसा या जो भी है उस आपको शेयर कर देंगे, चैट पे, विंडो पे, किसी पे। तो ऐसी ऐप्स जो हैं वो सिक्योर नहीं होती बिल्कुल भी, तो प्लीज़ ऐसी ऐप्स को कभी भी आप, अभी शायद कुछ टाइम पहले फेसबुक पे एक बहुत बड़ा ब्लेम आया था कि उनने डेटा चोरी करा है और वो डेटा बेच दिया है, याद है, कुछ 6 महीने पहले, 7 महीने पहले न्यूज़ आई थी, वो ऐसी ही ऐप की आई थी, फेस ऐप की आई थी एक। तो अभी ये जो डेटा आप निकाल रहे हो या ये इस तरह की ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी ऐप्स बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक पे भी ध्यान से चलो, इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पर अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो तो आप मेरे में कर सकते हो। मेरा एक पेज है अलग से मेरा बनाया हुआ पर्सनल, मेरे नाम से, सुमित सक्सेना, ठीक है, वो पेज है एक्चुअली, तो उस पेज को आप लाइक करो। आगे आने वाले सेशंस में मैं उसी पे लाइव आऊँगा, और TRS और स्विफ्टनिक्स के पेज पे हम अपने मेंटोर्स के वीडियोस शेयर करेंगे। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कुछ हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं कि कुछ ट्रेनिंग दी जाए लोगों को बेसिक डिटेल्स के साथ। और कोई क्वेरी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, फिर हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करें, या अगर कुछ डाउट है आप लोगों का, कुछ चीज़ रह गई हो अगर। ओके, कमेंट्स काफ़ी स्लो आ रहे हैं मेरे पास, अभी पुराना कोई किसी का कमेंट आया है मेरे पास। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। अभी जितने लोग ऑनलाइन हैं, शायद 10-12 लोग तो अभी बचे हैं सुनने वाले, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि सेशन अच्छा रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। और प्लीज़ सेशन ख़त्म होने के बाद इस पोस्ट को अपनी वॉल पे शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को सुन सकें, देख सकें। हम जल्दी और चीज़ों के साथ आएंगे और अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। अभी तो क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, सबको ज़रूरत है। अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, टेक्निकली कोई चीज़ आप
सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन डेवलप कराना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो। अलग से मैं पूरी हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको सही इंसान से कनेक्ट करूँ। अगर मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ तो मैं दूंगा, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो सही इंसान तक आपको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। निर्भय का कोई क्वेश्चन है जो रह गया है शायद, एक सेकेंड देख लेते हैं। मोड वर्जन ऑफ द ऐप आर ऑल्सो अवेलेबल टू रेगुलर यूजर्स एंड नाउ ऑन नाउ लाइक फोटोशॉप दीज मोड प्राइवेट एप्स पेड ऑप्शन फॉर फ्री इज देयर एनी वे टू यूज देम विदाउट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि वो बोलना क्या चाह रहा है। एक्चुअली क्या है कि कुछ ऐप्स हैं जो पेड वर्जन होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका फ्री वर्जन मिल जाए, ठीक है, और उसका ब्रेक भी काफ़ी ऐप्स बना के डाल देते हैं, ठीक है, जो कि फेक है और किसी भी तरह से लीगल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐप है जिसके अल्टरनेटिव्स हैं, सेम नाम से कॉपी मिल जाएंगे आपको। आप कोशिश करो कि ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर उस ब्रांड नेम की ऐप हो, उसका डेवलपर नेम ज़रूर चेक करो। जब आपका ऐप नेम देखते हो उसके नीचे उसका डेवलपर नेम होता है, जिसकी भी ऐप है उसकी डिटेल पढ़ो, कंपनी की वेबसाइट होगी मेंशन, उस वेबसाइट पे जाओ, उसके बारे में देखो, पहले पता करो कि वो ऐप है किसकी, और जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, तब उसकी परमिशंस देखो कौन सी है, फीडबैक पढ़ो। देखो इतना कोई करता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना करना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। आज से कुछ टाइम पहले फ़ोन पे इतनी चीज़ें नहीं थी, तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक है कुछ भी फ़ोन में डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपकी चैटिंग, आपकी बातें, आपकी लाइफ, आई थिंक आपकी लाइफ का ही एक पार्ट हो गया है फ़ोन। तो उस पर सेफ्टी रखना, जैसे आप घर की सेफ्टी रखते हो ना, घर से बाहर जाते हो ताला लगाते हो, चीज़ों को बंद करके रखते हो, अलमारी में लॉक लगा के रखते हो, इतनी सेफ्टी से चीज़ों को रखते हो जो निर्जीव हैं। फ़ोन एक जीता जागता आपसे जुड़ा हुआ पार्ट है, उसको सेफ्टी से नहीं रखोगे तो वो आप ही के लिए हार्मफुल होगा, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। आप सोचो कि मैं बच जाऊंगा, मेरे को कोई क्या करेगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ यूज़र्स का डेटा चोरी हुआ था जूम पे, राइट, 5 लाख यूज़र्स का डेटा चोरी। अब आप सोचो कि उनकी फाइनेंशियल डिटेल, क्योंकि जूम ऐप के थ्रू उन्होंने फ़ोन्स के अंदर तक का डेटा निकाला है, और वो डेटा कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं पता नहीं। अब यूज़र तो अपनी डिटेल नहीं बदल लेगा, वो फ़ोन नंबर जो उसका चोरी हो गया, ठीक है, जो किसी के पास पहुंच गया, अब वो बैंक के लिए ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेगा, क्या पता है, आपको नहीं मालूम ना। तो इसलिए अपनी साइड से अवेयर रहो, अपनी साइड से चीज़ों का ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें एक चीज़ मिस हो गई, वो है आईओटी और होम ऑटोमेशन। ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जो अब बूम पे आएंगी, क्योंकि इंसान घर में रहेगा तो उसे चीज़ों को कनेक्टेड करके रखना है, और होम ऑटोमेशन चीज़ों को ऑटोमेट करके रखना है घर के अंदर। तो ये दो फील्ड ऐसी हैं जो जिसमें स्टूडेंट खासकर इस फील्ड पे आप काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत है। ओके, तो आई थिंक अब कैन वी क्रैक द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। मेरे भाई आप मेरे को अलग से पिंग कर लेना, मैं अपन इस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ डाल दो, मैं देख के बाद में उसी पर रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ मुझे टॉपिक के और सजेशन देना आप लोग, कि अगर कोई टॉपिक आपको लगता है हमें कवर करना चाहिए तो क्या हो और कैसे हो। तो जल्दी मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सोच रहा हूँ कि एक सेशन लूँ, ठीक है, और उस पर भी कुछ लेके आऊँ। इसके अलावा स्टार्टअप बिल्डअप करके भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स को कैसे रन किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर भी कुछ लेकर आएंगे। अभी मेंटर्स के वीडियोस आएंगे काफ़ी सारे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको, और वो भी काफ़ी यूज़फुल होगा। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, ठीक है, घर में रहो, सुरक्षित रहो और कोरोना से लड़ते रहो। इसी के साथ आज ये मैं सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स।